झारखंड में अगर कोई सबसे बड़ा अवैध कब्जादार अगर है जमीनों का, आदिवासी की जमीनों का, तो वो टाटा है। कि टाटा आज अगर 10 लाख से 20 लाख करोड़ तक की संपत्ति का मालिक है तो वो कोई कमाल नहीं किया है, वो स्टील बना के वो मालिक, उसका मालिक नहीं बना है, वो तो सरकार का पैसा कमाया है। अभी पानी का 1000 करोड़ रुपया बकाया है टाटा का, वो नहीं दे रही है सरकार को, और पानी पर दावा कर दिया कि पानी उसका है, नदी यहां से गुजर रही है तो पानी उसका है, जैसे कि वो ग्रामीण हो। में जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गई, परंतु जमशेदपुर में अब भी टाटा की जमींदारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल गवर्नमेंट ग्रांट पर टाटा को 15,721 एकड़ की जमीन दी गई थी, जिसमें केवल 5,000 एकड़ जमीन पर टाटा ने अपना उद्योग शुरू किया। यानी कि 12,000 एकड़ जमीन जिस पर उन्होंने अपना उद्योग शुरू नहीं किया, उसे या तो सरकार को उनसे वापस ले लेनी चाहिए थी या फिर आदिवासियों को वापस दे देनी चाहिए थी, जिस पर उनका हक था। परंतु टाटा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही ऐसा सरकार ने कुछ किया, और अब तक टाटा उस 12,000 एकड़ जमीन पर अपनी जमींदारी कायम किए हुए है और उन जमीनों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं टाटा के चाटुकार, और उन पर अपना लाभ कमा रहे हैं। तो पूरे इस मामले पर खबरखंड ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव से जमीन का कानूनी पक्ष जाना। देखिए, मैं एक वकील होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट, मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं लगभग 35 सालों से। मैं कहूँगा कि दोनों दृष्टिकोण से, वकील के दृष्टिकोण से भी और सामाजिक कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से भी, मुझे इस घोषणा के बाद बहुत ही निराशा हुई। और मैं वैसे जो अभी नए मुख्यमंत्री हैं उनको मैं ट्वीट करता रहता हूं, उनको फिर ट्वीट किया कि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर आप जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बना सकते हैं, ये एक प्रोहिबिशन है, ये आप नहीं कर सकते हैं। और मैं ये जरूर कहूँगा कि जब बीजेपी की सरकार गई, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी और उसके जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, वो खुले तौर पे कहते थे कि जो टाटा कर रही है वो सही कर रहा है, मतलब वो बिल्कुल टाटा के स्पोक्स पर्सन के रूप में बात करते थे। तो उनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कोई संवैधानिक काम करेंगे, कोई कानूनी काम करेंगे, कोई सही काम करेंगे, इसलिए हम लोग उस समय मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन करते नहीं थे। लेकिन जब से जेएमएम की सरकार आई है तब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार को बताते हैं, सरकार को ट्वीट करके बताते हैं, उनको ज़रूरत पड़ने पर उनको मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप से भी भेजते हैं, बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, और शायद आपको आश्चर्य होगा, अभी मैं 2 दिन पहले सरजू राय जी का, जो यहाँ के विधायक हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित विधायक हैं, मैं उनका एक फेसबुक लाइव देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि जो मीटिंग हुई उसमें टाटा के अलावे मुख्यमंत्री और उनके कुछ जो ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो शामिल हुए। उसमें स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया, जमशेदपुर पश्चिम के जो दूसरे विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको नहीं बुलाया गया। तो फिर जमशेदपुर को रिप्रेजेंट किसने किया उस मीटिंग में? ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। टाटा जो है, एक तो उसका लोकस नहीं है कि वो एक कानूनी मसले में रिप्रेजेंट करे, कोई पक्ष नहीं है, टाटा कोई पक्ष ही नहीं है। टाटा में नौकरी करने वाले लोग शायद पक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो कितने हैं? आज मुश्किल से 12 से 13 हजार लोग टाटा के परमानेंट एम्प्लॉई हैं। यानी कि अगर उसको 3-4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो टाटा में काम करते हैं, जो टाटा के पक्ष में ये बात कह सकते हैं। वो भी इस कारण से कि वो डरते हैं कि उनकी नौकरी नहीं चली जाए, तो टाटा कहेगी टाटा के पक्ष में बोलने के लिए, तो टाटा के पक्ष में बोलेंगे। तो ये जो जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की जो बात है, वो निहायत ही असंवैधानिक और गैर कानूनी बात है।
और ये बात जो है जनता की तरफ से नहीं है, यहाँ के लोगों की तरफ से नहीं है। जैसे मैं जानता हूं टाटा ने केबल के लोगों को धोखा दिया, टाटा के धोखे की वजह से केबल पिछले 20 सालों से बंद है। वहां के करीब 8 से 10 हजार लोग कभी भी टाटा के फेवर में या औद्योगिक शहर बनाने के फेवर में वोट नहीं करेंगे। आपने उनकी राय ली क्या? उनकी राय नहीं ली। आप केवल टाटा की राय ले रहे हैं, जिसका कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर कहीं कोई लोकस नहीं है। देखिए, हमको नहीं लगता है कि सरकार इसमें शामिल होगी। जो ब्यूरोक्रेसी है झारखंड की, वो हमको लगता है कि पूरी तरह से आरएसएस भाजपा के नियंत्रण में है, क्योंकि जब वो लोग सरकार में थे तो 5 सालों में, उससे पहले भी सरकार में रहे हैं, तो ये इन लोगों ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। जैसे मैं एक बात जानता हूं कि झारखंड का जो लीगल डिपार्टमेंट है, झारखंड सरकार के पास जो एडवोकेट्स हैं, उनका जो एडवोकेट जनरल है, ये सारे लोग बिल्कुल संघी और भाजपाई मानसिकता के लोग हैं। और ये लोग इसमें जो, जैसे मैं जानता हूं, इसको जो एडवोकेट जनरल है वो तो टाटा का दलाल है, टाटा का एजेंट है, वो कोई एडवोकेट नहीं है। कैसे ऐसे आदमी को एडवोकेट जनरल झारखंड सरकार ने बनाया, ये मेरी समझ से परे है। मैं एक टाटा टायो की जो कंपनी है, टाटा की जो कंपनी थी, उस कंपनी को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत जो झारखंड की है, उसने ये कहा था कि आप अपनी कंपनी को बंद नहीं कर सकते हैं। 27/10/2016 में ये फैसला उन्होंने दिया कि आप टायो को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाटा ने उस कंपनी को बंद कर दिया। उसके बाद एक रीट लगा दिया, उस रीट पर सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं कोर्ट में गया तो एक बेंच में सौभाग्य से उसकी हियरिंग हो गई। तो हियरिंग होने के बाद वो डिसमिस हो जाना था। उस आदेश का महत्व केवल 1 साल तक के लिए था, 1 साल के बाद उस आदेश का कोई महत्व नहीं था और 3 सालों से वो पेंडिंग थी। मैंने केवल उतनी ही बात कही कोर्ट को कि ये आदेश तो स्टैंड नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है और ये 3 सालों से पेंडिंग है ये मैटर। उसके बाद टाटा की तरफ से यही साहब थे जो अभी एजी हैं, इन्होंने अपनी बात रखी, उसको डिसमिस कर दिया गया। वो दो जो रीट थे वो टाटा ने किए थे, क्योंकि वो टायो के मजदूरों को पैसा नहीं देना चाहती थी, उसका नंबर आ गया। तो इससे पहले वो अपनी बात शुरू करें, उस पर अदालत ने, जो माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि आप बताइए कि ये कैसे स्टैंड करता है, क्योंकि जो उससे पहले जो मसला डिसमिस हो गया था उसके आधार पर बाकी जो दोनों रीट थे उनको भी डिसमिस हो जाना था। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि साहब अपनी बात शुरू करिए, जो अभी एजी हैं उनको। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हमको पहले आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ ड्रॉ करना है। तो उन्होंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने एक कागज निकाला जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल में लिखा हुआ किसी जजमेंट की आलोचना थी, उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये वकील साहब जो हैं ये जजेस की आलोचना करते हैं, ये अदालतों के जो फैसले हैं उसकी आलोचना करते हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा कि मैं तो पक्ष नहीं हूँ, मैं तो वकील हूँ, ये मेरे बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? मैं तो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ, मेरे खिलाफ कोई वहाँ कंटेम्प्ट भी नहीं था। आप कैसे अलाउ कर रहे हैं इनको ये सब पढ़ने के लिए? तो जज साहब ने आपत्ति की। जब न्यायाधीश महोदय ने इस पर आपत्ति की तो इस आदमी ने तुरंत उन पर यह आरोप लगा दिया, यह आरोप जड़ दिया कि वे हमको फेवर कर रहे थे, यानी कि वो मजदूरों को फेवर कर रहे थे। इस पर वो न्यायाधीश महोदय इतने नाराज हो गए कि उन्होंने फाइल पटक दी और कहा कि अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हम इस फाइल को वापस भेजते हैं चीफ जस्टिस जो हैं उनके पास, उनको जिसके बेंच में जिसके कोर्ट में देना है ये उनका काम है, अब हम इस मैटर को नहीं सुनेंगे। तो ये स्टैंडर्ड है एजी का, और ये इसका जो संबंध है वो भी एक नेटवर्क एक है जो काम करता है। जैसे जब ये एजी बना तो इसने अपने लोगों को ये लेके आया। इस आदमी को प्रमोट करने वाला एक झारखंड हाई कोर्ट का एक बहुत ही महाभ्रष्ट वकील था, जो बाद में झारखंड हाई कोर्ट के जज भी बने और सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने। अभी वो एनसीएलटी के चेयरमैन के रूप में वो रिटायर किए हैं। उस आदमी ने इस व्यक्ति को प्रमोट किया और इनकी भूमिका, इनका रोल, अगर इनका इतिहास जाना जाए तो ये मैनेज करने वाले वकील के रूप में ये जाने जाते थे। जब
एसजे मुखोपाध्याय एनसीएलटी के जब तक चेयरमैन रहे तब तक ये वहां इनको लोग ले जाते रहे दलाली करने के लिए। टायो के मसले में टाटा इनको दलाल के रूप में लेके गई, बहस करने के लिए नहीं लेके गई। ऐसे कई मसलों में मैंने इनको देखा जिसमें ये खड़े हुए, हमारे खिलाफ भी खड़े हुए, जहां इनको इसलिए ले जाया गया था कि इनका संपर्क है एसजे मुखोपाध्याय से और इनके संपर्क का लाभ उठा के एसजे मुखोपाध्याय उनके फेवर में, मतलब मेरे खिलाफ फैसले देंगे, और उन्होंने दिया भी। और आज की तारीख में आपको जानकर हैरानी होगी, ये हेमंत सोरेन साहब और सरकार में जो लोग बैठे हैं एग्जीक्यूटिव में, उनको पता है कि नहीं पता है, बहुत से सरकारी मसले जो दिल्ली में जाते हैं उसमें ये एसजे मुखोपाध्याय साहब की बेटी और दामाद को वकील बनाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या नेटवर्क है और किस तरीके से, मतलब सरकारी पैसे का, पब्लिक मनी का किस तरीके से बंदर बांट ये हो रहा है। ऐसे लोगों को कैसे आपने एजी बना के रखा हुआ है? तो ये तो जस्ट एक बानगी के तौर पर मैंने उदाहरण दिया। ये उदाहरण इसलिए दिया कि आप ये समझें कि मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री जो हैं, उनके जो मंत्री हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव में हैं, उनको शायद पता भी है ठीक से कि वो क्या कर रहे हैं या किस तरह के समूह के सलाह पर वो चल रहे हैं। और हमको लगता है कि ये जो समूह है ये कोई ऐसा गड़बड़ भी कर सकता है जिससे जो अभी की सरकार है वो बदनाम हो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो फिर से भाजपा को वापस सरकार में ले आने का है। ये पूरा जो ब्यूरोक्रेसी का नेटवर्क है, ये पूरा का पूरा संघी नेटवर्क है, और इससे हमको लगता है कि हेमंत सोरेन को और उनके जो मंत्री हैं उनको सावधान रहना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। अभी की जो सरकार है उसको बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। और इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सरकार जो है इस तरह के किसी षड्यंत्र में, साजिश में शामिल है। मुझे लगता है कि सरकार को पता नहीं है कि वो क्या कर रही है और किस तरह के लोगों की सलाह पे वो चल रही है। इसको थोड़ा समझने के लिए पहले ये बात समझिए कि जमशेदपुर मतलब क्या। जैसे अगर पिन कोड हम लिखते हैं 831, तो 831 में तो जुगसलाई भी आता है, 831 में मानगो भी आता है, 831 में बिरसा नगर भी आता है। क्या इंडस्ट्रियल टाउन के लिए ये सब शामिल हैं इंडस्ट्रियल टाउन में? नहीं। ये लोग बहुत साजिश के तहत, इससे पहले जो सरकार थी बीजेपी की या उससे पहले और भी, तो साजिशन पहले मानगो को अलग किया गया, फिर जुगसलाई, गोलमुरी जुगसलाई उसको कहते हैं, उसको अलग किया गया। अलग करने के पीछे कारण यह था कि वास्तव में जो जमशेदपुर है वह एक शेड्यूल्ड एरिया है। शेड्यूल एरिया का मतलब होता है कि जहां 50% से ज्यादा आदिवासी रहते हैं और जहां पर पेशा कानून लागू होगा। तो जानबूझ के जहां पे आदिवासी ज्यादा हैं उसको अलग कर दिया गया। और जमशेदपुर एक ऐसा टापू है, पूरा का पूरा जमशेदपुर, मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा झारखंड ही एक शेड्यूल्ड एरिया है। तो जमशेदपुर भी होगा। जमशेदपुर कैसे शेड्यूल्ड एरिया से अलग हो गया? बगल में आप जाइए, खरसावा, राज खरसावा जो है वो पूरा का पूरा शेड्यूल्ड एरिया है। वेस्ट सिंहभूम जो है पूरा का पूरा शेड्यूल्ड एरिया है। आप पूरा पूर्वी सिंहभूम ले लें, आप स्टार्ट करें बहरागोड़ा से, बहरागोड़ा, घाटशिला, चाकुलिया, पुटका, जुगसलाई, मानगो, ये सारे के सारे एरिया जो हैं ये शेड्यूल एरिया हैं। तो बीच में एक एरिया पड़ता है जिसको कहते हैं हम, जिसको कहते हैं अब, या जिसको घटाते घटाते हमने उसको जमशेदपुर बना दिया है। यानी वो कौन सा जमशेदपुर है? ये वो जमशेदपुर है जो टाटा को जिसकी जमीन 15,725 एकड़ जमीन जो टाटा को मिली थी अंग्रेजों के द्वारा 18/10/1919 में। मतलब जमशेदपुर अब किसको कहा जा रहा है? जमशेदपुर मतलब 15,725 एकड़ जमीन जो टाटा के अवैध नियंत्रण में है। और कितने सालों से है? 100 सालों से उसके अवैध नियंत्रण में है। तो इससे पहले कि जमीन का जो सवाल है कि क्या रिश्ता है, इस पर मैं आऊं, पहले आप टाटा को जो जमीन दी गई है उसकी कहानी समझिए। वो कहानी बहुत ही संजीदा कहानी है। और अब मैं समझता हूं कि झारखंड में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है उसमें 1 नंबर पर अगर कोई फ्रॉड हुआ है, ये जमीन का फ्रॉड है जो टाटा को दी गई है। लेकिन इस जमीन के फ्रॉड को समझिए।
ये जमीन टाटा को गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में दी गई थी। गवर्नमेंट ग्रांट एक कानून है, अंग्रेजों ने 2 कानून बनाए थे। एक बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। वो क्या था कि जमीन हमको लेनी है पब्लिक पर्पस के लिए, सरकारी काम के लिए, कंपनी के लिए। हमको जमीन, जिनके पास जमीन है, ग्रामीणों की जमीन, किसानों की जमीन, जिसके पास भी जमीन थी, आदिवासियों की जमीन, हमको उनसे जमीन लेना है पब्लिक इंटरेस्ट में और कंपनी बनाने के लिए। लेकिन देना है अगर किसी कंपनी को, उसके लिए कानून नहीं था, तो उन्होंने दूसरा कानून बनाया, गवर्नमेंट ग्रांट। और इस ग्रांट के तहत उन्होंने 15,725 एकड़ लैंड टाटा को दी। अब इस ग्रांट में लिखा हुआ, पहले इस कानून के बारे में जानिए। इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इंडिया में, यानी कि इस कानून के ऊपर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट लागू नहीं होता है। इस कानून के ऊपर में वास्तव में हिंदुस्तान का कोई भी कानून लागू नहीं होता है, यानी कि यह कानून केवल अपने टर्म्स के बेसिस पे चलता है। यानी जिस टर्म्स पे जमीन टाटा को दी गई उसी के बेसिस पे यह कानून चलता है, और उस जमीन पर कोई दूसरा कानून हिंदुस्तान का लागू ही नहीं होता, कोई भी कानून, यहां तक कि संविधान भी नहीं लागू होता है। अब उसमें टर्म्स तब क्या थे? इसका मतलब है कि टर्म्स पे चलना है, टर्म्स ही कानून है उसका, तो टर्म्स देखना पड़ेगा। टर्म्स क्या है? टर्म्स उसका यह था कि टाटा को इस जमीन का इस्तेमाल अपने फैक्ट्री बनाने के लिए और अपने बिजनेस के लिए करना था। टाटा ने इसको किया नहीं। टाटा ने उसका करीब 3,000 एकड़ जमीन जो है उसका इस्तेमाल फैक्ट्री बनाने के लिए किया और अपने व्यवसाय के लिए किया, बाकी जमीन का इस्तेमाल उसने नहीं किया। तो अब जो टर्म्स थे उसके हिसाब से ये जमीन सरकार को चली जानी थी वापस। अब सरकार इस जमीन को पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करती, और अगर सरकार इसको नहीं करती, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को नहीं पता है या बहुत कम लोगों को पता है। अगर सरकार इस जमीन का, यानी कि 12,500 एकड़ जमीन जो सरकार के पास चली गई कानूनन, वो टाटा की है नहीं, टाटा का अवैध कब्जा है, मैं पहले कह चुका हूं। 12,500 एकड़ जमीन जो है वो सरकार की है। सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए था उसको पब्लिक इंटरेस्ट में, और अगर सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं करती, तब जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का कानून जो है 1894 का, वो ये कहता है कि अगर आपने जिस पर्पस के लिए वो जमीन लिया उस कानून के तहत अगर उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो जमीन आदिवासियों को वापस हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि अगर सरकार उस जमीन को अपने पब्लिक इंटरेस्ट के इस्तेमाल के लिए और अपने इस्तेमाल के लिए ले लेती, नियंत्रण में अपने, जो उसने लिया नहीं, और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाती तो सारा का सारा जमीन आदिवासियों को चला जाता। और अगर आदिवासियों को जमीन चला जाता तो आज कोई भी ये बात कर ही नहीं सकता था कि जमशेदपुर में कोई इंडस्ट्रियल टाउन बनाइए। ये बात इसलिए हो रही है कि जो जमीन आदिवासियों को वापस चली जानी चाहिए थी वो नहीं गई, जिसकी वजह से आज टाटा ये दावा कर रही है। जो जमीन सरकार के पास चली जानी चाहिए थी और जिसका पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल होना था, यानी कि जैसे दूसरी कंपनियां आती तो सरकार को देना था उनको जमीन, अस्पताल के लिए जमीन देना था, डीसी ऑफिस के लिए उसको जमीन लेना था, कोर्ट के लिए उसको जमीन लेना था, सड़क के लिए उसको जमीन लेना था, बाजार के लिए उसको जमीन लेना था। ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट के काम है और ये सारा सरकार को करना था। इसमें से एक भी काम सरकार ने नहीं किया, उसने वो जमीन वापस ही नहीं लिया। किसने किया ये सारा काम? ये सारा काम टाटा ने किया। टाटा किस कानून के तहत इस काम को टाटा ने किया? टाटा का कोई हक नहीं था, लेकिन टाटा ने इस जमीन को अपने पसंद के लोगों को, जो उनके बिजनेसमैन थे, जो उनके एम्प्लॉइज थे, जो उनके साथ व्यवसाय करते थे, या जो उनके दलाल थे, मतलब ये सब थोड़ा कड़ा है लेकिन वो सच है, जो उनके दलाल थे, जो गुंडे उनके थे पाले हुए, जैसे मैं नाम ले सकता हूं धुरंधर सिंह, और धुरंधर सिंह के जो पिताजी थे प्यारा सिंह। प्यारा सिंह और धुरंधर सिंह ये कौन थे? साइंटिस्ट थे क्या? टाटा को उन्होंने कोई मदद की? सरकार को कोई मदद की? देश के हित में कोई काम किया? ये तो गुंडे थे। इन गुंडों को टाटा ने जमीन दी। क्यों जमीन दी? क्योंकि इन गुंडों का टाटा ने अपने व्यवसाय में इस्तेमाल किया। बहुत सारे बिल्डरों को जमीन दी इसने, बहुत सारे व्यवसायियों को उसने जमीन दी, कोई क्राइटेरिया नहीं। आदिवासियों की जमीन जो सरकार के पास चली गई, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल होना था, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं। टाटा जिसको चाहे उसको दे सकती है। माने ये हद हो गया कि टाटा मोटर्स ने अपने सीनियर जो ऑफिसर्स थे, जो रिटायर हुए, उनको एक जमीन दे दी, अलग अलग जमीन दे दी, और उसकी एक पूरी कॉलोनी बसा दी।
जिसको रिवरव्यू कॉलोनी कहते हैं। ये पूरा गैर कानूनी कॉलोनी है, उसको तोड़ना पड़ेगा सरकार को। मतलब टाटा ये तय करेगी कि किस आदमी को राइट है जमशेदपुर में घर बनाने का, यानी टाटा के जो एम्प्लॉय होंगे वो घर बनाएंगे, टाटा के जो दलाल होंगे वो घर बनाएंगे, टाटा का जो गुंडा होगा वो घर बनाएगा, टाटा के साथ जिसका व्यवसाय होगा वो घर बनाएगा। हमारे आप जैसे जो लोग हैं, सामान्य जो लोग हैं, वो घर नहीं बना सकता है, क्योंकि वो तो जमीन टाटा के कंट्रोल में है। तो ये पूरा जो सरकार है, मैंने एक जो इससे पहले डीसी थे, मैंने उनको पूछा, सर्किट हाउस में मेरी मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं सर्किट हाउस में बैठा हूं, ये सर्किट हाउस आपका है, सरकार का है, कि ये टाटा की है? तो जवाब नहीं दे सके। सरजू राय साहब बैठे हुए थे मीटिंग में, उससे जब जा रहे थे तो मैंने उनको पूछा कि आप जिस घर में रहते हैं उसको क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि टाटा का है। तो अब हमने कहा कि अब बताइए, आप विधायक हैं, आपको तो सरकारी घर मिलना चाहिए, डीसी को तो सरकारी घर मिलना चाहिए, एसपी को तो सरकारी घर मिलना चाहिए, और आप लोग अगर कहेंगे कि ये टाटा का घर है, ये तो अद्भुत बात है। कम से कम जिसमें आप रहते हैं उसको तो कहिए कि सरकारी है, क्योंकि ये तो उसमें लिखा हुआ है, जो डीड है अंग्रेजों का, उसमें लिखा हुआ है कि जिन जमीनों का इस्तेमाल टाटा ने नहीं किया वो आपके पास चली गई है ऑलरेडी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो आपकी है, आपको पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये कैसे हुआ? ये सारा गोरख धंधा कैसे हुआ? अब इतनी बात आप समझ गए होंगे कि इस जमीन को टाटा के नियंत्रण में रहने देने का कोई मतलब नहीं था, वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से टाटा के अवैध कब्जे में रहा, और टाटा ने उसका गैर वाजिब अवैध इस्तेमाल जमशेदपुर में उस जमीन का उसने किया। लेकिन इस जमीन को 1950, मैंने जब संविधान हम लोग अडॉप्ट किए हिंदुस्तान में, 1950 से लेके 2020 तक ये टाटा के पक्ष में कैसे रही? मेरे लिए एक आश्चर्य का विषय था, जब 88-89 में जब हम एक्टिविस्ट थे और डीसी ऑफिस में धरना चल रहा था, तो वहां डीसी ऑफिस में, डीसी हल्दर पहले डीसी थे यहाँ के, उनके ऑफिस में एक दफ्तर हुआ करता था जिसको कहते थे टाटा की जमींदारी। जमींदारी खत्म हो गई 1950 में, 1956 तक हिंदुस्तान में जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन जमशेदपुर में टाटा की जमींदारी। और ये बात फैक्ट है कि टाटा की जमींदारी क्रिएट की गई बगैर कानून। कैसे की गई इसका इतिहास समझने की जरूरत है। बिहार में एक कानून था और अभी है, जिसको हम कहते हैं कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 1950 से लेकर 1972 तक कुछ नहीं किया बिहार सरकार ने, इस जमीन के बारे में कोई फैसला नहीं किया। 72 में क्योंकि जब डिस्प्यूट उभरने लगे तो ये लगा कि ये जमीन टाटा को लगा ये जमीन हाथ से चला जाएगा। तो टाटा के साथ जो उस समय कांग्रेस के 3 बड़े नेता और तीनों महाभ्रष्ट, एक जगन्नाथ मिश्रा, एक चंद्रशेखर सिंह, एक बिंदेश्वरी दुबे, तीनों की तीनों महाभ्रष्ट नेता, ये तीनों मिलकर टाटा के साथ इन्होंने साजिश की और उन्होंने 1972 में एक अमेंडमेंट किया बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में, और 1983 में एक अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट के बाद कहा कि ये जो जमीन टाटा की है, टाटा के पास है, वो अब बिहार सरकार की हो गई। अब बिहार सरकार उसको लीज दे सकती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया अपने इस ये में संबोधन में कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज लागू नहीं होता है। तो जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज जो एक केंद्र का कानून है, जब वो लागू नहीं होगा तो फिर बिहार का जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है वो कैसे लागू होगा? और अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट लागू नहीं होगा तो आपने लीज कैसे कर दिया टाटा को? और लिखा क्या उन्होंने लीज नहीं लिखा, क्योंकि लीज शब्द जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत है। उन्होंने एक नया टर्म लिखा, डीम्ड लीज। उनके दिमाग में था जमींदारी, लिखा उन्होंने डीम्ड लीज, और डीम्ड लीज लिख के उन्होंने 30 साल का लीज बना दिया। और ठीक वही काम अर्जुन मुंडा ने किया जब झारखंड बन गया 2000 में, 2005 में। उसी टर्म्स पे पीपी शर्मा थे यहां पे, एक ब्यूरोक्रेट निहायत भ्रष्ट, पीपी शर्मा की सलाह पर अर्जुन मुंडा ने उसको इनको दे दिया, टाटा को दे दिया उसी टर्म्स पे। यानी कि ये सारे लोग, जो अर्जुन मुंडा हो, पीपी शर्मा हो, या जो भी सरकारें 20 सालों से चली है, वो बिल्कुल यहां के आदिवासियों के खिलाफ चली है। कैसे दे दिया आपने? किस कानून के तहत दे दिया? टाटा ने जब विवाद बढ़ा तो एक बार टाटा चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट में वो हार जाएगी, क्योंकि ये मसला उठता कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है तो टाटा हार जाती, और वो सारा 12,500 एकड़ लैंड जो है वो सरकार के पास चला जाता और सरकार ले भी लेती। उसको बचाने के लिए और टाटा की जमींदारी क्रिएट करने के लिए यह सारा फर्जीवाड़ा किया गया 3 कांग्रेस के नेताओं के द्वारा,
और दो नेता जो हैं बीजेपी के, जिसमें एक अर्जुन मुंडा है और एक जो रघुवर दास तो खुलेआम बोलते थे, 5 साल सरकार चलाए तो खुलेआम ये बात बोलते थे। तो ये समझिए कि इस फर्जीवाड़ा के द्वारा टाटा की जमींदारी क्रिएट की गई। जमीन आदिवासियों की, जो जमीन सरकार केवल पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकती थी या व्यवसाय के लिए कंपनी को दे सकती थी, और बाकी जमीन आदिवासी को चले जाना चाहिए था, इन लोगों ने उस सारे जमीन पर टाटा की जमींदारी क्रिएट की। अब देखिए टाटा या सरकार के लोग कैसे फंसते हैं। जिस जो आपने सवाल पूछा, 4 जमीन है, एक टायो की जमीन है, एक केबल की जमीन है जो टाटा की सो कॉल्ड जमींदारी के अंदर में आती है 177। टाटा की जमींदारी 15,725 एकड़, उसके अंदर में 177 एकड़ जमीन जो है वो केबल को दी गई, और एक डिमना की जमीन। ये 4 जमीन है। इसका कानूनी पक्ष अगर आप समझ लेंगे तो इस बात को समझ लेंगे। सबसे पहले हम केबल बताते हैं। 1919 में टाटा को दिया गया 15,725 एकड़ जमीन। 1920 में एक इंग्लिश कंपनी आती है, ब्रिटिश कैलेंडर कंपनी, जो एक केबल कंपनी स्थापित करती है। तो गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से 177 एकड़ लैंड उसको दे दिया गया। वो कोई लीज नहीं दिया गया, क्योंकि लीज तो दे ही नहीं सकते हैं। लीज तो आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में। गवर्नमेंट ग्रांट है तो आप लीज कैसे देंगे। लेकिन टाटा अभी एनसीएलटी में जब मसला चल रहा था, वहां उसने एक फर्जीवाड़ा किया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके वहां कहा कि हमने इनको सब लीज किया है। मैंने कहा उस कोर्ट को कि सब लीज कर ही नहीं सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है, कहां से सब लीज करेंगे। ये 177 और 1920 में आप समझिए कि 1919 में अंग्रेजों से इनको जमीन मिल रही है, और जमीन मिलने के बाद ये अंग्रेजों को कह रहे हैं कि साहब अब तो हम आपको लीज देंगे। मतलब ऑडेसिटी देखिए टाटा की। खैर वो ऑर्डर आदेश आया है, उसके खिलाफ हम लोग क्या नाम है हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट में भी गए, एनसीएलटी में भी वो मसला है। वो आदेश टाटा के पक्ष में कर दिया कि ये टाटा की सबलीज जमीन है और अब ये टाटा के पास चली गई है। अब आप आइए टायो पे, पहले आइए। केबल की जमीन जो है वो 1919 की जमीन है। टायो की जो जमीन है वो 1969 की जमीन है, 1969। इस जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2015 के आदेश में कहा कि यह भी जमीन जो टायो की है ये गवर्नमेंट ग्रांट है। और टाटा ने क्या किया, उसको 1 साल के अंदर में टाटा की प्लांट लगानी थी, उसने अपना प्लांट नहीं लगाया। उसने एक ज्वाइंट वेंचर किया योदोगावा के साथ, जो जापान की एक कंपनी थी, और उसने एक नई कंपनी बनाई टायो रोल्स। और उसने सरकार के लोगों के साथ मिलकर, आइडा के लोगों के साथ मिलकर, आइडा उस समय हालांकि नहीं थी, सरकार के लोग ही उसको अलाउ किए होंगे, सरकार के जो ऑफिसर हैं जो भ्रष्ट थे, उन्होंने उसको अलाउ किया कि वो एक लीज डीड बनाए, और वो लीज डीड बनाया टायो के। मतलब उसने ये कहा कि हमने टायो को सब लीज किया है। जब वो गवर्नमेंट ग्रांट है तो आप सब लीज कैसे कर देंगे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो लागू नहीं है। लेकिन वो जो लीज का डॉक्यूमेंट है सब लीज का, टायो का, वो रजिस्टर्ड है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया है टाटा ने उस जमीन पे, जबकि दोनों का दोनों गवर्नमेंट ग्रांट, जमशेदपुर की जमीन गवर्नमेंट ग्रांट, केबल की जमीन गवर्नमेंट ग्रांट, टायो की जमीन गवर्नमेंट ग्रांट, और अलग अलग समय में। अब आपको जब हम डिमना की बात बताएंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। डिमना में जब जमीन का एक्विजिशन हुआ 1942 में, 42-43 में, और वो जमीन भी गवर्नमेंट टाटा को दी गई गवर्नमेंट ग्रांट के तहत। अब देखिए उसमें बिहार गवर्नमेंट के साथ टाटा का कुछ डिस्प्यूट हुआ, वो मसला गया कोर्ट में, तो रांची बेंच में था वो मसला। तो सरकार ने कहा कि ये हमारे टेनेंट हैं, क्योंकि बहुत से प्लॉट ऐसे हैं जिसका हमने कोई डीड नहीं बनाया है। इन्होंने तर्क दिया कि चूंकि ये गवर्नमेंट ग्रांट है इसलिए उसमें डीड बनाने की जरूरत नहीं है, और इसको रांची हाईकोर्ट ने मान लिया। रांची बेंच ने, पटना हाईकोर्ट की जो रांची बेंच थी 1987 में, उसने मान लिया कि ये ठीक कह रहे हैं, और बिना डीड का वो जमीन टाटा के कब्जे में है। और टाटा ने किया क्या, वहां 1861 एकड़ जमीन जो है वहां पे अक्वायर किया गया था, मतलब लिया गया था आदिवासियों से। लेकिन टाटा 102 एकड़ एक्स्ट्रा लैंड पर जबरदस्ती काबिज रही। ये 10 साल तक वहां के डिमना मुक्ति वाहिनी के लोग लड़े हैं, अरविंद अंजुम जी हैं उनके नेतृत्व में, तब जाके इसका खुलासा हुआ कि 102 एकड़ जमीन पर उसका अवैध कब्जा है टाटा का, और वो छोड़ने के लिए तैयार हुई। उसको कहा डीसी के साथ मीटिंग में कि हम ये छोड़ रहे हैं, ये हमारा अवैध कब्जा है, उसने एडमिट किया। इसके अलावा 6 एकड़ जमीन ऐसे थे जो डिमना में पानी भरने से वो क्या नाम है उसमें पानी भर जाता था, यानी कि वो भी अवैध कब्जा था। तो टाटा ने
न केवल कुछ कानूनी ढंग से क्या नाम है अपने कब्जे में जमीन रखा, बल्कि बहुत से जमीनों को, आदिवासियों की जमीन को गैर कानूनी से तरीके से रखा। जमशेदपुर तो कुख्यात है, यहां बहुत सारे लोगों ने टाटा की सो कॉल्ड टाटा की जमींदारी की जमीन कब्जा की, आदिवासियों की जमीन कब्जा की। लेकिन झारखंड में अगर कोई सबसे बड़ा अवैध कब्जादार अगर है जमीनों का, आदिवासी की जमीनों का, तो वो टाटा है। और आप इससे समझिए कि टाटा आज अगर 10 लाख से 20 लाख करोड़ तक की संपत्ति का मालिक है, तो वो कोई कमाल नहीं किया है। वो स्टील बना के वो मालिक, उसका मालिक नहीं बना है, वो तो सरकार का पैसा कमाया है। लैंड रेवेन्यू जो सरकार के पास जानी थी, वो लैंड रेवेन्यू टाटा के पास गई। टाटा को मुफ्त में नुआ मुंडी का जो माइंस है उसको मुफ्त में मिला, पानी मुफ्त में मिला। अभी पानी का 1000 करोड़ रुपया बकाया है टाटा का, वो नहीं दे रही है सरकार को, और पानी पर दावा कर दिया कि पानी उसका है। नदी यहां से गुजर रही है तो पानी उसका है, जैसे कि वो ग्रामीण हो। वो एक कंपनी है और कहती है कि नदी पर हमारा राइपेरियन राइट है। इतनी ऑडेसिटी के साथ उसने बहस सुप्रीम कोर्ट में किया है। वो मसला यहां पे हाई कोर्ट में भी पड़ा हुआ, उसमें हम लोग भी हो सकता है जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। राइपेरियन राइट होता है नदी के किनारे रहने वाले लोगों को, और टाटा की ऑडेसिटी है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत में जाके कहती है कि हमारा राइपेरियन राइट है। तो जमीन मुफ्त में, पानी मुफ्त में, खनिज मुफ्त में, सारा चीज इनको मुफ्त में मिला। तो ये स्टील बना के अमीर नहीं बने हैं। टाटा जो है वो सिंहभूम का जो वेल्थ है, आदिवासियों का जो आदिवासियों की जो संपत्ति है, जिसको आप सरकार की भी जिसको आप देश की भी संपत्ति कह सकते हैं, तो जो कुछ टाटा आज है वो हिंदुस्तान के इस भाग की, यानी कि सिंहभूम के इलाके की संपत्ति के कब्जे के आधार पर टाटा बनी है। वो कोई कमाल नहीं की है, वो व्यवसाय करके टाटा नहीं बनी है। वो हमारी इन जिलों की जो संपत्तियां थी, इन जिलों की जो एसेट्स थे, उसके इस्तेमाल से और अवैध इस्तेमाल से टाटा बनी है, व्यवसाय से नहीं। तो ये गलतफहमी निकलना चाहिए। तो ये संबंध है, ये जो 4 तरह के जमीन है उसमें। और आप देखिए कि जब उसको जीतना होता है कोर्ट में, तो एक जगह कहता है, मतलब डिमना के केस में टाटा जाके कहती है कि गवर्नमेंट ग्रांट है, और एनसीएलटी में जमशेदपुर की जमीन को कहती है कि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये डीम्ड लीज है। ये इसका चरित्र है, ये लोगों को जानना चाहिए। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है, जो पूरा विवाद है, इसका सही जवाब यही है कि ये मूलतः काली माटी बनाम जमशेदपुर की लड़ाई है। अब आप एक चीज समझिए कि इंडस्ट्रियल टाउन जैसा कोई मैंडेटरी कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में नहीं है। वो केवल ये कहता है कि ऐसा बनाया जा सकता है राज्यपाल के इनिशिएटिव से। क्योंकि अगर वो ये कहता कि ऐसा बनाना ही पड़ेगा तो वो असंवैधानिक होता, इसलिए कि इंडस्ट्रियल टाउन में तीसरे वोट और सेल्फ रूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं एक वकील हूं, मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं, मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं और समझाता भी रहता हूं लोगों को कि रूल ऑफ लॉ क्या है। अगर आप जमशेदपुर में रूल ऑफ लॉ को पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपको गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट जो है उसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जो 2 सो कॉल्ड लीज एग्रीमेंट हैं 2005 के, जो अर्जुन मुंडा साहब ने किया, और 1984 का जो वो कांग्रेस के जो 3 नेताओं की बात मैंने की है, उन लोगों ने किया, इन दोनों को नल एंड वॉइड, फर्जीवाड़ा मान के इनको फेंकना पड़ेगा। जैसे ही आप रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट को इंप्लीमेंट करते हैं, वैसे ही जमशेदपुर की जमीन सरकार को या तो पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या जो जमीन वो इस्तेमाल नहीं करेगी वो आदिवासियों को लौटाना पड़ेगा। और जितने गैर वाजिब कंस्ट्रक्शन है जमशेदपुर में, तो 90% से ज्यादा गैर वाजिब कंस्ट्रक्शन है, अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण, बहुत सारे नेताओं के अवैध निर्माण है। एक बीजेपी का नेता है जिसका वो साक्षी कासीडी के आसपास उसने जो निर्माण किया वो बिल्कुल अवैध है। तो ऐसे 90% जो निर्माण है जमशेदपुर में वो अवैध है, उसको तोड़ना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करने का मतलब हुआ कि सारे अवैध निर्माणों को तोड़ना पड़ेगा। अवैध निर्माण जैसे टूटेंगे तो सरकार जमीन को या तो पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करेगी, कंपनी को देगी, कंपनी उसका इस्तेमाल करेगी, या फिर वो वापस
वो आदिवासी जो यहाँ से विस्थापित हुए वापस आ जाएंगे। जैसे वापस आएंगे आदिवासी यहाँ पे, ये बिल्कुल एक शेड्यूल एरिया के रूप में दिखने लगेगा। जमशेदपुर मतलब ग्रेटर जमशेदपुर, ये 15,725 एकड़ जमीन केवल नहीं जो टाटा के अवैध नियंत्रण में है, केवल वो जमशेदपुर नहीं है। जमशेदपुर का मतलब जिसको हम समझते हैं जमशेदपुर, जिसमें जुगसलाई भी है, मानगो भी है, जो बृहद जमशेदपुर की बात है, जैसे आप रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करेंगे वैसे ही जमशेदपुर एक शेड्यूल एरिया के रूप में दिखने लगेगा, यानी कि उसमें 50% आदिवासी दिखने लगेंगे। जब 50% आदिवासी दिखने लगेंगे तो आपको जो पेशा कानून है उसके तहत यहाँ पे स्थानीय जो व्यवस्था है, यानी कि जिसको सेल्फ रूल कहते हैं, ग्राम स्वराज, वो व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। जमशेदपुर में किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की कोई भी संभावना नहीं, कानूनी तौर पर इसका कोई वजूद नहीं है और कानूनी तौर पर जमशेदपुर में ये बन नहीं सकता है।